वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 2 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, कम से कम गरीब साथियों को आप वीडियो शेयर करें और कम से कम प्रत्येक साथी हमारा 5 गरीब भाई को यह वीडियो शेयर करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं विस्तृत जानकारी दे रहा हूं, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखा करें। और क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है वीडियो, तो आप इसको नोट डाउन किया करें और शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखें। दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले और सबसे तेज जानकारी और विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का कष्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। फर्स्ट क्वेश्चन, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सैंड्रो मैसन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं सैंड्रो मैसन। 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश बन गया। सैंड्रो मैसन पहली महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, बारबाडोस से पहले 1970 में गुआना और त्रिनिदाद और टोबैगो 1976 में ब्रिटिश गुलामी से मुक्त हुए थे। दोस्तों, बारबाडोस की आबादी करीब 2,85,000 है। यहाँ करीब 200 सालों तक गुलाम प्रथा थी। 2 साल बाद 1978 में डोमिनिका भी रिपब्लिक बना था। अगर बदलाव की बात करें तो बारबाडोस वैसे तो 1966 में ही ब्रिटिश शासन से आज़ाद हो गया था, लेकिन यहाँ क्वीन एलिजाबेथ का शासन चलता था। इस कैटेगरी में अब भी जमैका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। हर साल 30 नवंबर को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बारबाडोस के बारे में जानकारी। दोस्तों, बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी ब्रिजटाउन है। मुद्रा बारबाडोस डॉलर। राष्ट्रपति हैं डैम सैंड्रो मैसन। बारबाडोस ने यूनाइटेड किंगडम के औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त होने की घोषणा 30 नवंबर को कर दी। इसके साथ ही बारबाडोस पूर्णतः गणतांत्रिक देश बना। दोस्तों, ये हैं बारबाडोस की राष्ट्रपति डैम सैंड्रो मैसन रानी एलिजाबेथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय दत्त को हाल में किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों, संजय दत्त को हाल में अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संजय दत्त की बात करें तो संजय दत्त
को मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विधानसभा अध्यक्ष पासांग सोनादोरजी ने उन्हें राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके अलावा फिल्म निर्माता राहुल मिश्रा को ब्रांड सलाहकार नियुक्त किया गया। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी। दोस्तों, अरुणाचल का नामकरण आज़ादी के बाद संवैधानिक रूप से यह अरुणाचल प्रदेश असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को वह तारीख थी जब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इस राज्य का गठन हुआ था और नया नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया था। केंद्र शासित प्रदेश के 15 साल बाद अरुणाचल प्रदेश पूर्व राज्य बन सका। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को सेवन सिस्टर के प्रदेशों के नाम से भी जाना जाता है और सेवन सिस्टर के बीच अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। दोस्तों, ये हैं संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में आर्थिक विकास दर कितना रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 8.4%। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर में आर्थिक विकास दर 8.4% रहा। इसके साथ ही वृद्धि दर कोविड पूर्व स्तर को पार कर गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की अप्रैल सितंबर में जीडीपी का आकार 68.11 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि ये पिछले साल इसी अवधि में 59.92 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्लब की एलेक्सिया पुटलेस को बेस्ट महिला फुटबॉलर का महिला बैलन डी ओर का अवार्ड मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बार्सिलोना इस प्रश्न का सही उत्तर है। बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेस को बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना गया। उन्हें महिला बैलन डी ओर का अवार्ड मिला। 27 साल की पुटलेस की कप्तानी में टीम ने चैंपियनशिप लीग का खिताब जीता। यूरोप में पिछले सीजन में पुटलेस सबसे ज़्यादा 26 गोल करने वाली मिडफील्डर थी। दोस्तों, बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटलेस को बेस्ट महिला फुटबॉलर चुना गया। उन्हें महिला बैलन डी ओर का अवार्ड मिला। 27 साल की पुटलेस की कप्तानी में चैंपियंस का खिताब जीता। यूरोप में पिछले सीजन पुटलेस ने सबसे ज़्यादा 26 गोल करने वाली मिडफील्डर थी। दोस्तों, कोपा ट्रॉफी वेस्ट अंडर 21 पेड्रा बार्सिलोना और स्पेन की प्लेयर बनी। बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर लेवांडोव्स्की बायर्न और पोलैंड की तरफ से खेलते हैं, उनको ये खिताब मिला। वासिन ट्रॉफी वेस्ट गोलकीपर जियान लुइगी पीएसजी और इटली की तरफ से खेलते हैं और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर चेल्सी को खिताब मिला।
दोस्तों सबसे ज़्यादा बार बैलन डी और अवार्ड जीतने वाले फुटबॉलर, दोस्तों पहले नंबर पर हैं लियोनो मेसी अर्जेंटीना के। इनको 7 बार बैलन डी और अवार्ड जीते हैं इन्होंने ये खिताब। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 5 बार बैलन डी और अवार्ड जीता। तीसरे नंबर पर है जोहान क्राइफ, जिन्होंने 3 बार यह अवार्ड जीता। माइकल प्लेटिनी ने भी 3 बार यह अवार्ड जीता। मार्को वान बास्टन ने 3 बार बैलन डी और अवार्ड जीता। फ्रेंच वैक पावर ने 2 बार बैलन डी और अवार्ड जीता। रोनाल्डो नाजारिया ने 2 बार बैलन डी और अवार्ड जीता। अल्फ्रेडा डी स्टेफनी ने 2 बार यह अवार्ड जीता और केविन कीगन ने भी 2 बार बैलन डी और अवार्ड जीता। कार्ल हेंज ने भी 2 बार बैलन डी और अवार्ड जीता। दोस्तों फीफा के बारे में जानते हैं। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले पुरानी 8 फ्रेंचाइजियों ने कितने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 27 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आईपीएल 2022 की नीलामी से पहले पुरानी 8 फ्रेंचाइजियों ने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी। फ्रेंचाइजी ने कुल 27 खिलाड़ियों को रिटेन किया, जिसमें 19 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। 4 अनकैंड खिलाड़ी समद, उमरान, यशस्वी और अर्शदीप रिटेन हुए। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई 4-4, जबकि राजस्थान, बेंगलुरु और हैदराबाद ने 3-3 खिलाड़ी रिटेन किया। पंजाब ने सिर्फ 2 खिलाड़ी अपने साथ रखे। मुंबई के रोहित, चेन्नई के जडेजा और दिल्ली के पंत की फीस 16-16 करोड़ है। विराट को 15 करोड़ में रिटेन किया गया। चेन्नई ने धोनी को 12 करोड़ रुपए में अपने साथ बरकरार रखा। पंजाब को छोड़कर सभी टीमों ने विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन किया। दोस्तों रिटेन खिलाड़ियों में 8 विदेशी और 4 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 48 करोड़ राशि खर्च किया, जिसमें आंद्रे रसेल पर इन्होंने 12 करोड़, वरुण चक्रवर्ती पर 8 करोड़, वेंकटेश अय्यर पर 8 करोड़, सुनील नरेन पर 6 करोड़ कोलकाता नाइट राइडर्स ने बोली लगाई। दिल्ली कैपिटल ने राशि खर्च की 47.5 करोड़, जिस पर ऋषभ पंत को उन्होंने 16 करोड़ में रिटेन किया। अक्षर पटेल को 9 करोड़ में, पृथ्वी शाह को 7.5 करोड़ में, एनरिच नोर्तेज को 6.5 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन किया। चेन्नई सुपर किंग ने 48 करोड़ रुपए खर्च किए। रविंद्र जडेजा पर उन्होंने 16 करोड़ रुपए रिटेन किया। एमएस धोनी पर 12 करोड़, मोइन अली पर 8 करोड़, ऋतुराज गायकवाड़ पर 6 करोड़। सनराइज हैदराबाद ने 68 करोड़ रुपए खर्च किए। केन विलियमसन पर 14 करोड़ रुपए रिटेन किया। अब्दुल समद पर 4 करोड़ रुपए, उमराव मलिक पर 4 करोड़। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 57 करोड़ रुपए खर्च किए। विराट कोहली पर 15 करोड़ रुपए रिटेन किया। ग्लेन मैक्सवेल पर 11 करोड़ रुपए, मोहम्मद सिराज पर 7 करोड़
राजस्थान रॉयल्स ने 62 करोड़ रुपए खर्च किए, संजू सैमसन पर रिटेन किया 14 करोड़ रुपया, जयस बटलर पर 10 करोड़ रुपए, यशस्वी जायसवाल पर 4 करोड़, पंजाब किंग्स ने 72 करोड़ रुपए किए, मयंक अग्रवाल पर 12 करोड़, अर्शदीप सिंह पर 4 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नाओमी कवासाकी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापान की अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। नाओमी कावासाकी को यूनेस्को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजाले ने जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासाकी को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया। 2007 में उन्होंने अपनी फिल्म द मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स जीता और 2013 में फेस्टिवल के 66वें संस्करण में जूरी का भी कार्य किया। वह 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों की आधिकारिक निर्देशक भी थीं। दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुआ 16 नवंबर 1945। अध्यक्ष आंद्रे अजाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला तैरता शहर किस देश ने बनाने का लक्ष्य रखा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। फ्लोटिंग सिस्टम प्रोजेक्ट यूएन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिट और ऑल ओशनिक्स ने का एक संयुक्त प्रभाव है। यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम बू क्यूम हैं। राष्ट्रपति हैं मून जे इन। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय भी है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 38वीं समांतर रेखा। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की संसद का नाम नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन सी विवेक जोहरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, CBIC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है। दोस्तों, विवेक जौहरी 1985 बैच के भारतीय IRS के अधिकारी हैं। दोस्तों, उन्होंने रिप्लेस किया है अजीत कुमार को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC भारत में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, कर और नारकोटिक्स के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। दोस्तों, यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पणजी, गोवा। दोस्तों, 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी, गोवा में आयोजित होने वाला है। 2021 में उत्सव का विषय है समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का प्रश्न मनाना है। दोस्तों, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन स्थल है पणजी, गोवा और यह 7वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नागालैंड पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगी और साथ ही इस ऐप की लॉन्चिंग सबसे महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह पुलिस और जनता को करीब लाने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फोर्ब्स इंडिया के मैगजीन ने कवर पेज पर किस महिला भारतीय हॉकी खिलाड़ी को जगह दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी रानी रामपाल। दोस्तों, हाल में फोर्ब्स के मैगजीन ने अपने कवर पेज पर भारतीय महिला कप्तान रानी रामपाल को जगह दी है। दोस्तों, रानी रामपाल भारतीय महिला टीम की वर्तमान कप्तान हैं और उनके कप्तानी में भारतीय टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अपने सेमीफाइनल से पहले के मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उन्होंने भारत को रोमांचित कर दिया था और उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से महिला गोल करने वाली खिलाड़ियों में हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी की बात हो तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी पहले नंबर पर हैं को एटजी दक्षिण अफ्रीका की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 282 गोल किए हैं। दूसरे नंबर पर हैं क्रासनिकोवा रूस की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों में 220 गोल किए। तीसरे नंबर पर हैं केलर जर्मनी की। इन्होंने 204 गोल किए। पांचवें नंबर पर हैं एनान ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 166 गोल किए। और छठे नंबर पर हैं एमर अर्जेंटीना के। इन्होंने 162 गोल किया।
दोस्तों ये हैं भारत की महिला टीम की कप्तान, जिन्हें इंडिया मैगजीन फोर्ब्स ने जगह दी। जहां तक इंटरनेशनल हॉकी मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं, तो पहले नंबर पर पाकिस्तान के सोहेल अब्बास हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा 346 गोल किए। दूसरे नंबर पर है लिट्स जेंस नीदरलैंड के, इन्होंने 267 गोल किए। तीसरे नंबर पर हैं डवायर ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 243 गोल किए। चौथे नंबर पर हैं निकोल दक्षिण अफ्रीका के, इन्होंने 236 गोल किए। और पांचवें नंबर पर हैं लाम्बी अर्जेंटीना के, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 231 गोल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 30/11/2021 को 25वें नौसेना प्रमुख कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आर हरि कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों दिनांक 30/11/2021 को 25वें नौसेना प्रमुख बने आर हरि कुमार। दोस्तों इस मौके पर नए नौसेना प्रमुख को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। एडमिरल हरि कुमार नौसेना की बागडोर संभालने से पहले पश्चिमी नौसेना कमान में कमांडर इन चीफ रह चुके। 12 अप्रैल 1962 को जन्मे एडमिरल आर हरि कुमार 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए। करीब 38 साल की अपनी लंबी एवं विशिष्ट सेवा के दौरान एडमिरल कुमार ने अलग अलग कमानों और स्टाफ में अपनी सेवाएं दी। इनमें कोस्ट गार्ड शिप C01 भारतीय नौसेना के जहाज़ों के कमान के साथ निशंक कोरा, रणवीर और एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट जैसे जहाज शामिल हैं। दोस्तों ये हैं और हरि कुमार जो 25वें नौसेना प्रमुख बने दिनांक 30/11/2021 को अपनी मां के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंशु जामसेनपा को राष्ट्रपति ने किस सम्मान से सम्मानित किया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी पद्मश्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अंशु जामसेनपा एक भारतीय पर्वतारोही हैं और वो पहली महिला हैं जो एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुकी हैं। इसके साथ ही ये सबसे कम समय में डबल समिट अटेंड करने वाली पर्वतारोही हैं जिन्होंने यह काम सिर्फ 5 दिनों में किया था। दोस्तों ये हैं अंशु जामसेनपा जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर NCC ने अपनी 73वीं वर्षगांठ कब मनाई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 नवंबर 2021 को। दोस्तों NCC दिवस प्रति वर्ष नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। नेशनल कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खोला गया था। दोस्तों, एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई और एनसीसी के निदेशक हैं डीजी गुरुवीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तीनों कृषि कानून को किस सदन ने निरस्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ए और बी दोनों लोकसभा और राज्यसभा सदन ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम माना जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना है। ये तीनों कृषि कानून हैं किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मुख्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 केंद्र द्वारा जून 2020 में अध्यादेश के रूप में पेश किए जाने के बाद इन तीनों कानूनों को पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद इन कानूनों को किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इन तीनों कानूनों को निरस्त किए जाने की घोषणा की थी। दोस्तों, बता दें कि निरसन किसी भी कानून को अमान्य कराने का एक तरीका है। दोस्तों, संसद किसी कानून के अस्तित्व की कोई आवश्यकता न रहने पर उसे एक प्रक्रिया के तहत निरस्त कर सकती है। दोस्तों, किसी कानून को निरस्त कैसे किया जाता है? दोस्तों, किसी कानून को निरस्त करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान के उसी प्रावधान से प्राप्त होती है जो विधियों के अधिनियम के विधायी विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। संविधान का अनुच्छेद 245 जो संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, साथ ही विधायी निकाय को निरसन और संशोधन अधिनियम के माध्यम से उन्हें निरस्त करने की शक्ति भी देता है। आमतौर पर इस उद्देश्य के लिए निरसन और संशोधन शीर्षक से विधेयक पेश किए जाते हैं। इसे अन्य विधेयकों की तरह ही पूर्ण प्रक्रिया से पारित किया जाता है। ऐसा अधिनियम 1950 में पारित किया गया था, जब 72 अधिनियमों को निरस्त किया गया था। दोस्तों, किसी कानून को अध्यादेश या विधायी प्रक्रिया द्वारा निरस्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि निरसन अधिनियम को भी राष्ट्रपति द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी की जरूरत होती है। जिस तरह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को होती है। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 245 क्या कहता है? इसके प्रावधानों के अनुसार संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, जबकि राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका अतिरिक्त क्षेत्रीय संचालन होगा। दोस्तों, लोकसभा में कृषि कानून के निरसन का विधेयक बिना बहस केवल 4 मिनट में पास हो गया। दोस्तों, यह 12:06 पर पेश हुआ और 12:10 पास हो गया। राज्यसभा में कुछ बहस हुई और सारे दल इसके समर्थन में थे। दोस्तों, विपक्ष का दावा है कि एमएसपी पर बचने के लिए सरकार ने चर्चा नहीं कराई।
दोस्तों चलते हैं क्रमवार आंदोलन की चर्चा कर रहा हूं। 25 नवंबर को आरंभ हुआ दिल्ली चलो अभियान। 5 जून 2020 को केंद्र ने 3 कृषि कानून का अध्यादेश जारी किया। 17 सितंबर 2020 को लोकसभा में अध्यादेश पारित हुआ। 20 सितंबर 2020 में राज्यसभा में अध्यादेश पारित हुआ। 24 सितंबर 2020 में पंजाब में 3 दिन का रेल रोको आंदोलन की घोषणा हुई। 25 सितंबर 2020 को समन्वय समिति के आह्वान पर देश भर में किसान सड़कों पर उतरे। 26 नवंबर 2020 को अंबाला में दिल्ली की ओर जा रहे किसानों पर पानी की बौछार की गई। 3 दिसंबर 2020 को सरकार ने किसान प्रतिनिधियों से पहले दौर की बातचीत की। 5 दिसंबर 2020 को किसानों और केंद्र के बीच दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रहा। 9 दिसंबर 2020 को किसान नेताओं ने कृषि कानूनों में संशोधन के केंद्र के प्रस्ताव को ठुकराया। 11 दिसंबर 2020 को भारतीय किसान यूनियन 3 कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 4 जनवरी 2021 को 7वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 12 जनवरी 2021 को सूको ने तीनों कानूनों पर स्टे दिया और 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर घुसे, लाल किले पर अकाली झंडा फहराया। पूरे दिल्ली में हुड़दंग और हिंसा हुई। 5 फरवरी 2021 दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। किसान आंदोलन का टूल किट तैयार करने वालों के खिलाफ प्रकरण। 5 मार्च 2021 पंजाब विधानसभा में तीनों कानूनों की वापसी का प्रस्ताव पारित हुआ। 27 मई 2021 किसानों ने काला दिवस मनाया। 28 अगस्त 2021 को करनाल में पुलिस के बल प्रयोग से किसान आंदोलन फिर उभरा। SDM आयुष सिन्हा के निलंबन की मांग। 19 नवंबर मोदी सरकार ने तीनों कानून रद्द करने की घोषणा की। 27 नवंबर किसानों ने संसद जाने वाली ट्रैक्टर रैली रद्द कर दी। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, नवीनतम जानकारियों से अपडेट के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।